बिल्कुल चुपचाप बगैर किसी से बात किए। बार बार वो मंजर आंखों के आगे आ रहा था। अभी हमने आधा सफ़र ही तय किया था कि आनंद चलते चलते एकदम रुक गया। हम दोनों भी रुक कर उसकी तरफ देखने लगे कि अचानक इसे क्या हुआ। तो उसने फौरन हाथ के इशारे से सामने की तरफ इशारा किया और फिर जैसे ही हमारी नज़र वहाँ पड़ी जहाँ उसने इशारा किया था, हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। सामने वही काले रंग का थैला पड़ा था। आरिफ तो जल्दी से कई कदम पीछे हट गया था, जबकि मैं और आनंद हैरत और खौफ से एक दूसरे की शक्ल तक रहे थे। हाथ मत लगाना, इस मनहूस थैले को हाथ मत लगाना। आरिफ बार बार यही अल्फाज दोहराए जा रहा था। उसका जिस्म बुरी तरह कांपे जा रहा था। खौफ से तो मेरा भी बुरा हाल था, लेकिन आनंद इतना डरा हुआ नहीं लग रहा था। कोई खान, हम तो भूल ही गए थे कि बलराम साधु जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जब तुम थैलों को पानी में फेंक दो तो अपने घरों की तरफ चल देना, और यही थैला तुम्हें रास्ते में कहीं भी पड़ा मिल जाएगा तो इसे खोलकर अंदर जो भी हो वो आपस में बांट लेना। इसका मतलब इसके अंदर ज़रूर कोई कीमती चीज़ या रुपए पैसे होंगे। ये सब कहते हुए आनंद के चेहरे पर एक अजीब सा तासुर आ रहा था। अब मेरे जहन में भी उस साधु की बातें याद आने लगी थी, मगर एक अजीब सा खौफ अभी तक पूरे वजूद में घूम रहा था। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अभी भी तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई सब कुछ देखकर? अभी तुम इस मनहूस थैले को खोलना चाहते हो? आरिफ गुस्से से हम दोनों को बोले जा रहा था और आनंद उसे समझाया जा रहा था कि कुछ नहीं होगा, जो होना था हो चुका। और अगर तुम दोनों ही इस थैले से इतना डरे हो तो मैं इसे खोल कर देख लेता हूँ। जो भी होगा मेरे साथ होगा। आनंद की बातें सुनकर मेरे अंदर का पठान जाग गया था। उसकी बातों से लग रहा था हम दोनों डरपोक हैं और वो बहादुर। ओए आनंद, छोड़ो इसको, हम दोनों ही इस थैले को खोलते हैं। अब तो जो होगा देखा जाएगा। हम पठान कौम अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरते। और मेरी ये बात सुनकर आनंद के चेहरे पर खुशी छा गई थी। ये हुई ना बात। और फिर हम दोनों उस थैले की तरफ बढ़ गए। आनंद ने थैला उठाकर अपने हाथों में पकड़ लिया था। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। एक अनजाना सा खौफ मेरे अंदर भी था, लेकिन अब फैसला हो चुका था कि जो भी होगा देखा जाएगा। और फिर हम दोनों ने डरते डरते उस थैले का मुंह खोल दिया और अंदर जो कुछ नज़र आया उसे देखकर हम दोनों के होश उड़ गए थे। अंदर काफ़ी सारी चांदी के सिक्के और कुछ रुपए थे। मैंने कुछ सिक्के और रुपए निकालकर आरिफ को दिखाए तो वो जो इस थैले को मनहूस मनहूस कह रहा था एकदम उस थैले की तरफ बढ़ा और इतने सारे सिक्के और रुपए देखकर उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। ये इतने सारे सिक्के और रुपए, अब तो आरिफ की आंखें भी चमकने लगी थी। सच है, दौलत सामने हो तो हर गम और हर बुरा वाकया भूल जाता है। सब तकलीफ़ें दुख दर्द भूल जाते हैं। हम तीनों का अजीब हाल था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उछलें कूदें, नाचें, छलांगे लगाएं या कह कहे लगाएं। और फिर वाकई हम कह कहे लगा रहे थे, उछल रहे थे, नाच रहे थे। छोटी सी दौलत को हाथों में लिए हम तीनों रक्स कर रहे थे। सारी ज़िंदगी मैंने और मेरे घर वालों ने गुर्बत में गुजारी थी और आज इतनी सारी दौलत पाके हम दोस्तों की खुशियों का कोई ठिकाना न था। लेकिन हमें क्या पता था कि ये सारी खुशियाँ बस आर्जी ही हैं। इतना शऊर ही न था कि बदी के रास्तों पर चलकर हासिल की हुई दौलत या खुशियाँ बस चंद लम्हों या चंद दिनों की मेहमान होती हैं और अपने साथ वो अजाब और मुसीबतें लाती हैं जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमारे कुन जहनों ने कभी ये सोचा ही ना था कि बग़ैर लालच कोई किसी के काम नहीं आता, कोई किसी का ऐसे ही भला नहीं करता। इसके पीछे उसका अपना कोई बड़ा मुफाद छुपा होता है। यही सब कुछ हमारे साथ होने वाला था, मगर हम इन सब चीज़ों और बातों से बेखबर खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे, आने वाले दिनों के ख्वाब सजा रहे थे, मंसूबे बना रहे थे। ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, दिल की सब हसरतें पूरी करेंगे। और हम तीनों इस बात से बेखबर के कबूतरों को पकड़ने के लिए दाना फेंका जा चुका था। अब हम तीनों सर जोड़ के बैठ गए। इन सब सिक्कों और रुपयों को हम छुपाएं कहाँ? जाहिर था कि हम इनको घर तो ले जा सकते नहीं थे। इसीलिए हमने तीनों ने एक मंसूबा बनाया कि इस थैले को यहीं कहीं दफना देते हैं और फिर हम तीनों अपने घर वालों को यही बताएंगे कि शहर में हमें एक अच्छी नौकरी मिल गई है। हम अब शहर में ही रहेंगे और जब तनख्वाह मिला करेगी तो घर आ जाया करेंगे। इस तरह कोई हम पे शक भी नहीं करेगा और हम शहर जाके अपने दिल के अरमान भी पूरे कर लेंगे। हमारे पास इतने पैसे तो हैं कि हम एक साल भी याशी करें तो ये ख़त्म ना हो। लेकिन हम घर वालों को बताएंगे क्या?
कि हमें कौन सी नौकरी मिली है और किसने दिलवाई है। आरिफ ने सवालिया अंदाज में हम दोनों की तरफ देखते हुए पूछा तो हम गहरी सोच में डूब गए। वाकई ये बात तो हमने सोची ही ना थी। हम एक दूसरे की शक्लें तकने लगे। काफ़ी सोच विचार के बाद आनंद बोला, एक आदमी है जो हमारा ये काम कर सकता है, दीपक राव। ये दीपक राव कौन है? मैंने सवाल किया तो आनंद बताने लगा कि वो पिताजी को हर हफ्ते शहर से कुछ सामान ला के देता है। अगर मैं उससे बात करूं तो काम बन जाएगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो तुम्हारे कहने पर मान ही जाए। ओए खान, पैसे में बड़ी शक्ति है। जब उसके हाथ में चंद सिक्के रखूंगा तो वो देखना, मुझे अपना बाप भी मानने को तैयार हो जाएगा। और आनंद की बात पर हम दोनों खिलखिलाकर हंसे और फिर हर बात तय करने के बाद हमने इधर उधर का जायजा लिया। आसपास कोई ना था। शाम के साए गहरे होने लगे थे। हमने फौरन पास ही एक दरख्त की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी और एक बड़ा सा गड्ढा खोद डाला। थैले को उस गड्ढे में रखकर हमने सारी मिट्टी इस गड्ढे में डालकर उसे बराबर कर दिया और अपने अपने घरों को चल दिए थे। 3 रोज गुजर गए थे लेकिन दीपक राव ना आया था और हम दोनों आनंद के कान चाटते रहते थे कि कब आएगा तेरा दीपक राव। और वो हंसकर कहता, मेरा भी वही हाल है जो तुम्हारा है। मुझे भी यहाँ से निकलने की उतनी ही जल्दी है जितनी तुम दोनों को। अब तो मेरा भी सब्र दम तोड़ रहा है, कमबख्त आ ही नहीं रहा। और फिर अगले दिन आनंद ने खुशखबरी सुना दी, लो यारो, अपना मतलब हल हो गया। मैंने उसे सब कुछ समझाने के बाद उसके हाथ में चंद सिक्के रखे तो वो फौरन मान गया। पूछ रहा था कि तुम तीनों शहर में जाके करोगे क्या? मैंने कहा, तू आम खा पेड़ ना गिन। तो वो सीधा पिताजी के पास गया और कहने लगा, गोपाल जी, लड़के का अगर यहाँ काम में मन नहीं लगता तो उसे शहर भेज दो, बड़ी अच्छी नौकरी है। मेरा एक मित्र शहर में बीड़ी और सिगरेट बनाने वाले कारखाने में लगा हुआ है। उसे 3-4 लड़कों की ज़रूरत है। पगार भी अच्छी देगा, रहने को घर भी। अगर आपकी आज्ञा हो तो अपने आनंद को वहाँ भेज दो। सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है, शायद शहर में बालके का मन लग जाए। पहले तो पिताजी कुछ सोचते रहे, फिर बोले, कहता तो तू सही है, हरामखोर सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। माँ के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। अच्छा है, कोई काम धंधा करेगा तो थोड़ी बहुत अकल आ ही जाएगी, जो कि मुझे लगता है कभी ना आएगी। ठीक है, ले जा साथ उसको। और माता जी तो बिल्कुल तैयार न थी, कहने लगी, सब कुछ तो है, क्यों भेज रहे हो इसको शहर? बहनें भी रोने लग गई। और फिर मेरी माता इस शर्त पर मानी कि ठीक है, इसके मित्र अफजल और आरिफ इसके साथ जाएं। ये अकेला वहाँ होगा तो मुझे चिंता होती रहेगी। और फिर थोड़ी कोशिश के बाद आरिफ और मेरे घर वाले भी राजी हो ही गए। गुर्बत बहुत कुछ करवा देती है और हमारे घर वालों को भी थोड़ा सा आसरा हुआ था कि चलो घर में कुछ कमाई ही आएगी। और ये जो तीनों नखट्टू सारा वक्त आवारगी में गुजार देते हैं, किसी काम धंधे में बिताएंगे। 2 दिन बाद हम तीनों अपने घर वालों को अलविदा कहते हुए निकले और मुकर्ररा जगह पर पहुंचकर हमने अपना थैला निकाला। सारे पैसे और रुपयों को आपस में बांट लिया गया था। वहां से बस पकड़कर हम एक कस्बे में जा पहुंचे जहां से ट्रेन सीधा मुंबई जाती थी। हमारी तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। स्टेशन जाकर हमने 3 टिकटें खरीदी और ट्रेन का इंतजार करने लगे। रेलवे स्टेशन पर काफी रौनक थी। छोटे से टी स्टॉल पर बैठे हम चाय की चुस्कियां लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद ट्रेन स्टेशन पर रुक गई थी। आने वाली सवारियां उतर रही थीं और चढ़ने वाली सवारियां चढ़ रही थीं। हम तीनों भी धड़कते दिल के साथ ट्रेन पर सवार हो चुके थे। ये हमारा पहला सफर था तो हम ट्रेन से कर रहे थे। चंद लम्हों बाद तेज सीटी की आवाज़ सुनाई दी और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोड़ने लगी। हम तीनों खिड़की से बाहर झांकने लगे। बाहर के नज़ारे बड़े दिलफरेब लग रहे थे। छोटे छोटे गांव दूर से देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। कहीं धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा था तो कहीं खेतों में बैल हल जोतते नजर आ रहे थे। फजाओं में परिंदे चहचहाते शोर मचाते ट्रेन के साथ साथ उड़ रहे थे। ऐसा नज़ारा हमने कभी ना देखा था। हमारी खुशी देखने लायक थी। ट्रेन सीटी बजाते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। तकरीबन सभी मुसाफिर सो रहे थे। आरिफ और आनंद भी सो चुके थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। डब्बे में एक छोटे से बल्ब की रोशनी फैली हुई थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जिसने अपने आप को सर से कमर तक चादर में लपेट रखा था। मुझे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा और जैसे ही उसने अपनी चादर का